हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 22 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे फैट ऐप के बारे में, जो उसकी ग्रे लिस्ट है उसके बारे में। दूसरा हम डिस्कस करेंगे वेब 5.0 के बारे में। तीसरा बेरेंट सी के बारे में। और चौथा जो हमारे लॉर्ड बुद्धा है उनके जो होली रेलिक्स है उनके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है फैट ऐप की ग्रे लिस्ट के बारे में। देखिए आर्टिकल क्यों आया है, तो अभी ये न्यूज़ निकल के आई है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आप जानते हैं कि ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, किस वजह से कि टेरर फंडिंग की वजह से वो, और मनी लॉन्ड्रिंग इन केसों की वजह से कि वो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। तो अब ये न्यूज़ सुनने में आई कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कब निकलेगा, ये देखिए आपका प्लीनरी सेशन होगा बर्लिन में, अक्टूबर में होगा। फैट का फैट ऐप का प्लीनरी सेशन जो होगा उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि इसको निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, पर ज़्यादा चांसेस है इसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुड बी रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। ठीक है, इसके बारे में अब ये कब से है ग्रे लिस्ट में, जून 2018 से पाकिस्तान आपका ग्रे लिस्ट के अंदर है। अब ये फैटअप के बारे में थोड़ा सा जान लेता है। फैटअप क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। ये एक आपकी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉर्म करती है, वो सेट करती है कौन कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे जिनके तहत ये बॉडी वर्क करेगी, और दूसरे कंट्रीज को इनको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने देश के ऊपर, अगर वो फैटअप में नहीं आना चाहते हैं तो, या जो आपकी ग्रे लिस्ट है या ब्लैक लिस्ट है उसके अंदर नहीं आना चाहते हैं। तो यही है कि इसमें यही है कि ये क्या करती है कि जो फिनेंशियल क्राइम्स है जिसकी वजह से आपका टेररिज्म बढ़ता है उनको रोकती है। फैटअप को स्टेब्लिश कब किया गया था? जुलाई 1989 में एक G7 की समिट हुई थी पेरिस में, तब इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसका काम यही है कि ये एग्जामिन करती है, डेवलप करती है ऐसे मेजर्स, ऐसे मापन को डेवलप करते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को आपको लड़ सके यानी उनको रोक सके। इसके क्या क्या मैंडेट है देखिए। 9/11 का जो अटैक हुआ था, उसके अटैक के बाद अक्टूबर 2001 में इसके मैंडेट को एक्सपेंड कर दिया गया था, और इसमें एक चीज और जोड़ दी गई थी कि ये कॉम्बैट करेगा, यानी जो टेररिज्म होता है उसकी जो फिनेंसिंग होती है उससे भी ये लड़ेगा, उस चीज को कर्व करेगा। ठीक है, इसका एक मैंडेट ये जोड़ दिया गया था। फिर अप्रैल 2012 में एक एफर्ट और इसमें एक ऐड किया गया था कि जो आपका ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी जो फिनेंसिंग होती है और जो उनका विस्तार हो रहा है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है विस्तार, उनके विस्तार को रोका जाए, तो इसका भी एक मैंडेट ये जोड़ा गया। दूसरा ये कि फैटअप जो है रिकमेंडेशन देता है, जिनको हम फैटअप रिकमेंडेशंस बोलते हैं या फैटअप स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो आपका पूरा ग्लोबल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज है उनका रेस्पॉन्स सेम रहे, वो जो भी क्राइम होते हैं उनसे लड़े, वो अपने यहाँ पे जो क्राइम होते हैं टेररिज्म को लेकर या आपका मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, जो करप्शन होते हैं उनको वो खत्म करे। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, 47 मेंबर्स होते हैं, और जबकि 2 रीजनल मेंबर्स होते हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि कौन कौन सी है, यूरोपियन कमीशन है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। ठीक है, दो बड़े, और आपका जो ग्लोबल लेवल पे एक तो रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है। ठीक है, 37 मेंबर्स जुरिडिक्शन मेंबर हो गए, और दो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो यूरोपियन कमीशन, दूसरा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। ठीक है, मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स है पूरे ग्लोब के। अब इसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका मेंबर बना था 2010 में, और इंडिया मेंबर है इसके जो इसके रीजनल पार्टनर है दो, कौन कौन से, जो इसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है और यूरेशियन ग्रुप है उसका भी ये मेंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, थोड़ा सा होच पोच हो गया, आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है कि हमने फेटअप के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हेडक्वार्टर के बारे में और जान लें। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर तो पेरिस है। पेरिस में कहाँ पे है? जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो आपकी सेक्रेटरीट है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी फेटअप की जो लिस्ट है वो जान लेते हैं कौन कौन सी लिस्ट है। इसकी दो लिस्ट होती है। नंबर 1 पे आपकी आती है ग्रे लिस्ट, दूसरे नंबर पे आती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज आती है जिनको सेफ हेवन माना जाता है टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो ग्रे लिस्ट में डाल दी जाती है। जैसे कि आपकी पाकिस्तान है और भी कई कंट्रीज है। तो पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला गया है क्योंकि वो माना जाता है, और क्योंकि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, वहाँ पे कई टेररिस्ट आपका पनाह लेते हैं और उनकी टेररिज्म उनकी एक्टिविटीज को फंड किया जाता है पाकिस्तान से, तो इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, ये एक तरह से कंट्रीज को वार्निंग होती है कि भैया सुधर जाओ, इन चीजों को बंद कर लो, वरना हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे।
ठीक है। अब ब्लैक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक लिस्ट जो कंट्रीज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होती है ऑन या आपकी टेरिटरीज होती है, ये जिनको हम एनसी सिटीज बोलते हैं, वो ब्लैक लिस्ट में डाली जाती है। ये कंट्रीज जो है ये टेररिज्म को फंड करती है, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। ठीक है। अब इस ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली वॉच किया जाता है और इसमें से किस कंट्री को डालना है किस कंट्री को निकालना है ये फेटअप डिसाइड करते हैं। फिलहाल अभी ईरान और आपका डेमोक्रेटिक पब्लिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया भी बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया को इसमें डाला हुआ है। ठीक है। ये ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है। इसके सेशन की बात करें, देखिए सेशन तो इसका क्या है, 3 बार ऑर्गेनाइज होता है हर एक साल, यानी कि 3 टाइम्स पर ईयर, 3 टाइम्स पर ईयर ऑर्गेनाइज होता है। और ये ही फेटअप की जो प्लीनरी सेशन होता है, वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, किसको ग्रे लिस्ट में डालना है, किसको निकालना है, किसको ब्लैक लिस्ट में डालना है, किसको निकालना है। ठीक है। अब ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों आया। देखिए अब इसने क्या क्या है कि जो कंट्री ने, अब ये जो फैट टैब है ये ज़्यादातर क्या करती है कि मॉनिटरिंग करती है, चेक करती है कि किस कंट्री ने कितने मेजर्स लिए हैं कि टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो उसी बेसिस पे इसमें ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, निकाला जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में क्या ना, मॉनिटरिंग को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। जो फैट टैब है, अब जो ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है, तो 23 कंट्रीज है, मगर उसमें कुछ कुछ जो है, पाकिस्तान है, सीरिया, टर्की, म्यांमार, फिलीपाइंस, साउथ सुडान, उगांडा, यमन, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो आपकी ग्रे लिस्ट में आती है। ठीक है। इसे रब कर देते हैं। इस और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसके बाद। अगला आर्टिकल हमारा वेब 5.0 के बारे में। देखिए जो पहले ट्विटर के जो सीईओ थे जैक डोर्सी, उन्होंने अभी क्या अपना विजन अनाउंस किया। उसमें उस विजन में ये बोला है कि जो एक नया वेब प्लेटफॉर्म आएगा वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा, जिसे हम वेब 5.0 बोलेंगे। ठीक है। ये इस तरह से बनाया जाएगा, इसका एम यही होगा कि ओनरशिप की, जो डाटा की और आइडेंटिटी की ओनरशिप रहेगी, वो पूरी तरह से इंडिविजुअल्स के पास रहेगी, है ना, ओनर्स के पास रहेगी, जो यूजर्स के पास रहेगी, कस्टमर के पास रहेगी। अभी क्या है कि जो डाटा और आइडेंटिटी की ओनरशिप है वो आपके कंपनीज के पास रहती है, क्योंकि जो आप जिस कंपनी का सर्वर यूज कर रहे हो उसी कंपनी के सर्वर में जाके सारा डाटा स्टोर होता है। मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, तो मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरी जो भी आइडेंटिटी है, जो भी डाटा है, वो सारा आपके इनकी कंपनीज के पास में जाके स्टोर हो जाएगा, जो भी मुझे प्रोवाइड कर रहा है ये सर्विस। ठीक है। मगर आपका जो वेब 5.0 आपका ये विजन जैक डोर्सी ने जो देखा है, वो उसमें ये है कि पूरी ओनरशिप आपकी किसके पास होगी, ये आपकी इंडिविजुअल के पास होगी, जो भी उसे यूज कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि पहले तो आपका सेंट्रलाइज डाटा होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, और तीसरा होता है डिसेंट्रलाइज डाटा। डिसेंट्रलाइज डाटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, इन टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको आपकी मतलब पूरी तरह से ओनरशिप दे दी जाएगी, किसको, आपके इंडिविजुअल्स को दे दी गई, यूजर्स को दे दी जाएगी। अब ये जो किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ये आपका द ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड ये कौन सी यूनिट है, जो आपके पहले ट्विटर के सीईओ थे जैक डोर्सी, जिनके जो आपकी बिटकॉइन की जो यूनिट थी जिसका नाम ब्लॉक हेड है, उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है द ब्लॉक हेड, जिसे हम टीबीएच बोल सकते हैं। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब सबसे शुरू में आया था, एक टूल था जो लाखों करोड़ों लोगों को इंटरेक्ट कराता था एक दूसरे से। ठीक है। बस अभी क्या है, रीड राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, फिर रिवॉल्यूशन आया वेब 1.0 से लेके आपका वेब अब 5.0 पे हम पहुंचने वाले हैं। वेब 1.0, वो 2.0, 3.0, 5.0, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसे थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं ताकि आप बाद में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। अब जो वेब 5.0 है, वो सॉरी, ये जो आपके तीनों वेब वर्जन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वेब 1.0 है वो आपका फर्स्ट जनरेशन वेब था। ठीक है। एक आपका ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क बना, जिसे हमने रीड ओनली इंटरनेट बोला, कि आप इस पर पढ़ सकते थे। कोई एक पर्टिकुलर बंदा अपनी वेबसाइट डिजाइन करता था, उस पे स्टैटिक डाटा डालता था, वहां पे इंटरनेट नहीं था। ठीक है। डाटा वो पब्लिश कर दिया जाता था, उसे केवल आपका पैसिव एंगेजमेंट रहता था, यानी कि उसे कोई शेयरिंग नहीं होती थी
उसकी, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता था, जिसके पास ओनरशिप थी उसके पास ही ओनरशिप रहेगी। ठीक है, ये वेब 1.0 में हमें सर्विस प्रोवाइड की गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टैटिक पेज बनता था, यानी कि वो सभी यूजर्स को वही कंटेंट मिलता था, कोई इसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। कंटेंट जो है किसी क्रिएटर जो होता था वेबसाइट का, उसी का ही कंटेंट होता था और किसी का कंटेंट हो नहीं सकता था। इसमें वेबसाइट क्रिएट की गई और सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाती थी। ठीक है, जब वेब 2.0 आया, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन बोला गया, सेकंड जनरेशन बोला गया। इसमें वेब का इवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है वो इजाद हो गया है। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, यानी कि अपना इंटरनेट कंटेंट लिख सकते थे। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन देखने को मिला, सर्वर्स के थ्रू ये कम्युनिकेशन देखने को मिला, और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, ये वर्ल्ड वेब वाइड वेब की वजह से। ये आपका जो कि आज हम यूज कर रहे हैं, ये एक तरह से यहाँ पर सोशल वेब क्रिएट हो गया बहुत ज़्यादा। लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। इसके की फीचर्स में ये था, यहाँ पे डायनामिज्म आ गया। पेज जो आपके शो होते थे जिसमें पहले स्टैटिक पेज थे, यहाँ पे डायनेमिज्म आ गया, और उस डायनेमिज्म में कंटेंट को कस्टमाइज कर दिया गया है। कंटेंट हर आदमी अपनी तरह से उसे मॉडिफिकेशन कर सकता था यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग। इस चीज को इंटरेक्टिव बना देगा, पेजों को इंटरफेस यूजर जो होता है, यूजर इंटरफेस था, उसको आपका इंटरेक्टिव बना दिया गया, काफी आपका यूजर फ्रेंडली बना दिया गया। और इसमें क्या है, आपका वीडियो स्ट्रीमिंग भी, यानी कि वीडियो भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती थी, इसमें मिलती थी। ठीक है, अब वेब 3.0 के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जो वेब 3.0 है उसमें क्या देखने को मिला। वेब 3.0 में हमें देखने को मिला कि एक तरह का आपका इवोल्वमेंट था, यानी कि बहुत बड़ा वर्ल्ड, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर वेब 3.0 में इवोल्व हो रही थी, जो आज के टाइम में चल रहा है। इसमें क्या है, रीड भी कर सकते हो आप, राइट भी कर सकते हो, और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। इसमें सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मशीन लर्निंग यूज हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। ठीक है, और आपका वीडियो की हाई क्वालिटी यूज हो रही है, 4G इंटरनेट यूज हो रहा है। ठीक है, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इसका जो बेड रॉक है, इसकी जो फाउंडेशन है, वो डिसेंट्रलाइजेशन से है, कि हर आदमी अपना अपना अपने लेवल पे जो वो चाहे वो कर सकता है। इसी को आपको डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं, जबकि ये सुविधा आपको वेब 1.0 वेब 2.0 में देखने को नहीं मिली थी। इसी को ही हम बोल रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है आज का। ये डिजिटल वर्ल्ड है, जिसमें फायदा क्या लिया जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा लेके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हर एक जो आपकी नीड है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो, इन टेक्नोलॉजीज का, आर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम इंफॉर्मेशन को इस तरह से फैला रहे हैं कि आधे के रोबोट हमने बना दिए, ड्रोन्स बना दिए, और हम बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं, यानी कि ह्यूमन इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है जिसकी कल्पना मात्र सिर्फ की जा सकती थी, किया नहीं जा सकता था, मगर आज वो पॉसिबल हो पा रहा है वेब 3.0 में। कि इसके पास किसी के पास ओनरशिप नहीं होती, हर आदमी अपना एक ओनर है, हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जाया जा रहा है, तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए वेब 5.0 के बारे में बात करते हैं। वेब 5.0 एक तरह से है कि 5 तत्व की जिसमें बात की, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, ये जो महसूस करना, ये पांचों सेंसेस को एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से ये एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ गए हैं। जो द ब्लॉक हेड है, जो ये यूनिट है आपकी बिटकॉइन की बिजनेस यूनिट है, जो कि जैक डोर्सी की है, तो ये बोल रहे हैं कि नेसेंट स्टेज में है अभी, ये इसको डेवलप करने की दिशा में बढ़ रहा है। अभी फर्स्ट स्टेप इनका ये एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज वेब होगा, ये इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा कि बस इसको, एक तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है आपका। ये आदमी की आइडेंटिटी और डाटा उसके हाथ में होगा। ठीक है, ये वेब जो 5.0 है, ये वेब 5.0 आपको जो बताया जा रहा है, ये किसकी इक्वल होगा, वेब 2.0 प्लस वेब आपका 3.0। ठीक है, इन दोनों के एडिशन से मिलकर एक तरह से बना है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, वेब 5.0 इज इक्वल टू वेब 2.0 प्लस वेब 3.0। ये यूजर्स को क्या अलाउ करता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है और इंटरनेट है, वो उनका डाटा इंटरनेट के थ्रू उनके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, इंटरनेट विदाउट
थ्रेट ऑफ सेंसरशिप, यहाँ पर सेंसरशिप का कोई मसला ही नहीं रहेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट और आपकी बिग टेक आपकी सेंसरशिप लगाती थी, उन्हें डर रहता था सेंसरशिप का। गवर्नमेंट सेंसरशिप लगा देती थी, इंटरनेट बंद कर देती थी कि भाई यहाँ पे आपका राइट्स ऑफ या आपका राइट ऑफ प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है, तो इसलिए किसी चीज़ पे सेंसरशिप लगा दी। ठीक है, वो उस चीज़ की यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कंट्रोल जो आइडेंटिटी का रहेगा वो सिर्फ आपके हाथ में रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, ये हमने समझा वेब 5.0 के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा बारेंट सी के बारे में। बारेंट सी में देखिए क्या है। देखो ये तो है फिगर, ये आर्कटिक ओशन का फिगर है। और आप बारेंट सी यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा बारेंट सी। ठीक है, बारेंट सी इधर ये फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ये नॉर्वेजियन सी हो गया। ठीक है, आपका ये ग्रीनलैंड सी हो गया, क्योंकि ग्रीनलैंड यहाँ पे, ग्रीनलैंड सी यहाँ पे हो गया। ठीक, और ये आर्कटिक हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, इधर कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पे आइसलैंड हो गया। तो अभी हम जानेंगे क्यों न्यूज में आया। यहाँ पर बस ये ध्यान दीजिए आपका बारेंट सी। ठीक है, देखिए अभी स्टडी की गई है, साइंटिस्टों ने स्टडी की है। उसमें ये बोला है कि जो आर्कटिक रीजन है, जो नॉर्वे के पास का रीजन है, वो 7 गुना तेजी से गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू बाकी वर्ल्ड की अपेक्षा, बाकी वर्ल्ड की तुलना में 7 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। यानी कि बाकी वर्ल्ड में जो भी एरियाज है, वो जितनी तेजी से गर्म हो रहा है, उसका 7 गुनी तेजी से ये आपका बारेंट सी गर्म हो रहा है। देखिए बहुत ही चिंता की बात है। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए इस चिंता की बात है कि इस तरह से अगर ये गर्मी वार्मिंग की वजह से सारी चीज जो आइस है, जो ग्लेशियर पिघलते रहेंगे, तो सी लेवल राइज होगा, क्लाइमेट चेंज आएगा और नेचुरल डिजास्टर, ये नेचुरल नहीं कह सकते, मैन मेड डिजास्टर ये आते रहेंगे, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे वर्ल्ड को, ग्लोबल डाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जो ये रीजन है, जो कि आपका नॉर्दर्न बारेंट सी का रीजन है, यानी बारेंट सी का ये नॉर्दर्न रीजन जो आपका है, वो ये बोला गया 2 से ढाई गुना आपका जो एवरेज ग्लोबल वार्मिंग आर्कटिक रीजन की, उससे गर्म हो रहा है। 2 से ढाई गुना, एवरेज से 2 से ढाई गुना ज़्यादा है, तेजी से गर्म हो रहा है। और जो आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो एवरेज है वार्मिंग का, उसका 5 से 7 गुना ज़्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि 5 से 7 गुना यहाँ पे तेजी से गर्म हो रहा है। और ये बोलते हैं कि जो इंटेंस वार्मिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस वार्मिंग है, ये इससे पहले आर्कटिक रीजन में कभी नहीं देखी गई। ये किस वजह से हो रही है, ये वो सॉरी, किस वजह से नहीं, ये किस फिनोमिना को बढ़ावा दे रही है, अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है। अब ये अटलांटिफिकेशन क्या है, इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे, मतलब कुछ आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। पहले हम कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं बारेंट सी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब बारेंट सी क्या है। बारेंट सी जो है, ये किससे बॉर्डर करता है, नॉर्वेजियन और आपका ग्रीनलैंड सी से बॉर्डर करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये नॉर्वेजियन सी हो गया, ये आपका ग्रीनलैंड सी हो गया, इससे बॉर्डर कर रहा है। ये आपका बारेंट सी होगा। ठीक है, ये बॉर्डर इससे लगा हुआ है। ठीक है, इधर यहाँ आपका कारा सी है, आपका ईस्ट में देखो तो कारा सी है, और ऊपर आर्कटिक ओशन, ये आर्कटिक सी है। इधर आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन है। ठीक है, यहाँ पे आपका रशिया है, ये इससे बॉर्डर करता है। ये वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड सी और नॉर्वेजियन सी से ये बॉर्डर करता है। कौन, बारेंट सी। और आर्कटिक सी या आपका आर्कटिक ओशन जो है, वो आपका नॉर्थ में है। और आपका कारा सी जो है वो आपका ईस्ट में है। ये रहा आपका कारा सी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो बारेंट सी है वो डिवाइडेड है किसमें, रशिया और नॉर्वे में डिवाइडेड है। किसके अकॉर्डिंग, यूएन क्लोज के अकॉर्डिंग। यूएन क्लोज आपका इंटरनेशनल लॉ है, जो कि आपके सीज पे सी के लिए मैंडेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक है, ये आपने फिगर में देखा, 2 फिगर दिए हुए, जो फिगर आपको अच्छा लगता हो, बढ़िया लगता हो, आपकी आंखों को आराम दे, उस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे पीछे वर्ड पढ़ा था अटलांटिफिकेशन। अटलांटिफिकेशन क्या होता है। देखो साइंटिस्ट ने कुछ हॉट स्पॉट डिस्कवर्ड किए हैं। हॉट स्पॉट डिस्कवर्ड, वो हॉट स्पॉट उनको बोलते हैं जहाँ पे हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और जिनमें बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक और एडवर्स चेंज देखने को मिलता है, उनको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो बारेंट सी में हमने कुछ हॉट स्पॉट डिस्कवर किए कुछ पार्ट में। उनमें हम ये देखते हैं कि ये जो है, ये अटलांटिक जो आपका रीजन है, उससे काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं इसी फिनोमिना को। जो ये रिजेम्बलेंस है, जो आपके बारेंट सी में हॉट स्पॉट, कुछ ऐसे एरिया डिस्कवर किए गए, जो हॉट स्पॉट डिस्कवर किए गए, वो रिजेंबल कर रहे हैं आपके अटलांटिक सी में जो आपकी गतिविधियां हो रही है उससे। इसी टर्म को, इसी फिनोमिना को आपका बोला गया अटलांटिफिकेशन। ठीक है, अटलांटिफिकेशन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में
हमने समझ लिया। अब ये फिनोमिना क्या है, देखिए अब क्या है, एक आपका नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट है। ये देखिए आपका नॉर्थ अटलांटिक सी है और नॉर्थ की डायरेक्शन ही होगी, तो ये नॉर्थ फ्लोइंग अटलांटिफिकेशन करंट है, अटलांटिक करंट है, जिसको हम नॉर्थ फ्लोइंग अटलांटिक ओशन करंट बोल रहे हैं। ये क्या करता है, जो आपका गर्म वाटर है, गर्म ओशन करंट है, गर्म वाटर को लेके चलता है अटलांटिक ओशन से आर्कटिक ओशन में पहुंचता है। और ये आर्कटिक ओशन में किसके थ्रू पहुंचता है, बारेंट सी के थ्रू पहुंचता है। देखिए यहाँ पे ये आर्कटिक ओशन हो गया, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। अब ये आप देख रहे हो करंट, देख रहे होंगे गर्म करंट, यानी कि हॉट करंट, वार्म वाटर का हॉट करंट, यानी कि वार्म वाटर का करंट है। ये यहाँ से देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बारेंट सी, ठीक है, बारेंट सी से होता हुआ आपका अटलांटिक ओशन में पहुंच, सॉरी आर्कटिक ओशन में पहुंचता है। तो ये ही फिनोमिना जो यहाँ पे बोला गया, इसी को अटलांटिफिकेशन बोलते हैं। और इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये यहाँ पे बताएगा कि नासा ने डाटा कलेक्ट किया, उसमें बोला है कि जो टोटल एरिया कवर्ड किया गया है आइस, सी आइस का इस रीजन में, वो डाउन हुआ है। कब से, जो अर्ली 90s 80s में देखा गया था सैटेलाइट के थ्रू, इस रीजन में जो सी आइस का एरिया देखा गया तो काफी हद तक डाउन हो चुका है। सी कवर, जो आइस कवर है सी में, वो डाउन हो चुका है। उसका ये पॉसिबल रीजन यही माना जा रहा है कि जो आइस मेल्ट हो रही है, गर्म ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो एक बड़ा रीजन माना जा रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं ओशन में, ये सब अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है। और ये सब क्या है, किस गतिविधि से हो रहा है, ये ह्यूमन कोज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जिससे अटलांटिफिकेशन की प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, ये हमने देखा कि भाई किस तरह से अटलांटिफिकेशन की प्रोसेस आगे, मतलब ये अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है, किससे एडवर्स चेंज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला आर्टिकल हम पढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा होली रेलिक्स ऑफ बुद्धा के बारे में। देखिए 4 होली रेलिक्स ऑफ बुद्धा जो आपके लॉर्ड बुद्धा के, वो उनको ले जाया जा रहा है इंडिया से मंगोलिया में। यहाँ पे 11 दिन का एक्सपेडिशन हो, सॉरी एक्सपोजिशन होगा, एक तरह से प्रदर्शनी होगी, क्योंकि मंगोलियन जो बुद्धा पूर्णिमा है उसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये रेलिक्स को दिखाया जाएगा कहाँ पे, ये जो बेट्सगान टेम्पल है, जो गंडन मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स है उलन बटूर में, उलन बटूर जो आपके मंगोलिया में है, ठीक है, वहाँ पे आपकी गंडन मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ये पेंगन टेम्पल है। यहाँ पे देखिए पेंगन टेम्पल देख रहे हो, इसके अंदर ये मोनेस्ट्री में बुद्धा जी की तस्वीर रखी गई है, वहाँ पे इनको दिखाया जाएगा। ये जो 4 रेलिक्स है, ये आपके 22 बुद्धा रेलिक्स से लेके आए जाएंगे, जो कि दिल्ली म्यूजियम में रखे हुए हैं। ये दोनों जो ये सारे रेलिक्स मिलके किस तरह जाते हैं, कपिल वस्तु रेलिक्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो है, ये साइट जो है बिहार में मानी जाती है, और ये एंशियंट सिटी थी कपिल वस्तु की। ठीक है, अब ये जो साइट जो डिस्कवर हुई थी 1898 में, इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में कहीं भी पूछे जाते हैं। अब इस रैलिक्स के बारे में जान लेते हैं। इन रैलिक्स को होली रैलिक्स माना जाता है, क्योंकि ये आपके बुद्धा जी के जो आपके इंडिविजुअल्स थे, रेलिक्स थे, यानी कि जब उनको जला दिया गया था, उनके जो अवशेष बचे उनको कलेक्ट कर लिया गया था। उनको जो बुद्धिस्ट होते हैं उनको बहुत पूजते हैं, मानते, सेक्रेड मानते हैं। ये बॉडी पार्ट्स है एक तरह से, जैसे टीथ हुए, हेयर्स हुए, बोन्स हुए, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट्स को आपको, वो आदमी की जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा होली मानते हैं, टच करते हैं, छूते हैं, और ये माना जाता है कि बुद्धा जी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे दुख दर्द मिट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, ये होली रैलिस के बारे में बता रहे हैं कि देखिए क्या था, कि 80 साल के एज में जो बुद्धा थे, उन्हें क्या साल्वेशन प्राप्त हो गया था, कहाँ पे, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उन्हें निर्वाणा प्राप्त हो गया था। ठीक है, जो कुशीनगर के मल्लाज थे, मल्लाज जो वहाँ की डेनेस्टी थी, मल्लाज थे वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, उन्होंने उनकी बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया था। सॉरी, मैंने पिछली स्लाइड में जला दिया बोला था, नहीं जलाया नहीं था, क्रीमेट कर दिया गया था, मैं दफना दिया गया था। तो वो सेरेमनी उन्होंने सेलिब्रेट की थी एज ए यूनिवर्सल किंग की फॉर्म में। जो उनके रेलिक्स थे, वो आपके फ्यूनरल पायर से कलेक्ट करे गए। उसके बाद उन्हें 8 भाग में डिवाइड कर दिया गया। 8 भाग में वहाँ की जो अब उस वक्त की जो डिनेस्टीज थी, जो उस वक्त राज कर रहे थे वहाँ की, जैसे कि मगध में राज कर रहे अजात शत्रु, फिर आपके वैशाली में लिच्छवीस थे, कपिल वस्तु में शाक्याज थे, कुशीनगर में मल्लाज थे, ये अलाकापा में आपके बुलीज थे, और आपके पावा में मल्लाज थे, और रामग्रामा में कोलियाज थे, और आपके वेथादीपा में आपके ब्राह्मण आए थे। ये 8 जो आपकी डिनेस्टी थी जब राज कर रही थी, इनको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था बुद्धा जी के रेलिक्स को। ठीक है,
इन पे क्या है, फिर स्तूपास को इरेक्ट कर दिया गया, उन्हें सेक्रेड प्लेसेस मान लिया गया, सेक्रेड रेलिक्स मान लिया गया। अब जो दो और रेलिक्स थे वो बाद में आए। एक तो आपका उर्न, उर्न जो अर्न जिसे बोलते हैं हम, जो आपका लोटा होता है जिसमें रेलिक्स रखे होते हैं या अस्थियां रखी होती है, उसके ऊपर इस्टेब्लिश किया गया। दूसरा जो एम्बर, जो आपकी जलती हुई आंच होती है, जैसे बुद्धा जी को जब जलाया गया, उनके रेलिक्स को जब उनकी बॉडी को जलाया जा रहा था, कुछ को दफनाया गया, तो उसके ऊपर इस्टेब्लिश किए गए। तो ये क्या नाम आपके स्तूपास। ठीक है, जो स्तूपास थे बाद में जो बुद्धा के स्तूपास थे, इन्हें शरीरी का स्तूपास बोला गया। ये आपके सबसे पुराने बुद्धिस्ट श्राइन्स में से ये आते हैं। ठीक है, जब अशोक का टाइम आया 272 से 232 ईस्वी में, इन्होंने ये क्या नाम, इन्होंने ये सात, जो आठ में से सात स्तूपास को निकलवा दिया गया, और उनमें से उन्हें निकलवा के उन्हें डिवाइड कर दिया गया 84,000 स्तूपास में। उन्हें 84,000 स्तूपास अशोक के द्वारा बनवाए गए, और क्योंकि ये इसलिए बनवाए गए कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करा जा सके, और जो बुद्धिज्म की कल्ट है उनको स्तूपास की फॉर्म में फैलाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अब कपिल वस्तु रेलिक्स के बारे में जान लेते हैं। कपिल वस्तु रेलिक्स जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, वो कैसे डिस्कवरी हुई थी? कपिल वस्तु रेलिक्स ये है, देखिए आपका, ये कि आपका क्या है, इंस्क्राइब्ड कास्केट है, जो 1898 में डिस्कवर की गई थी। कौन सी साइड से? पिपरावा की साइड से। पिपरावा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपकी एंशियंट साइट है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इस पे क्या इंस्क्रिप्शन है, जो इसका लिड है, जो ढक्कन है, उस पे इंस्क्रिप्शन है। उसमें ये बोला गया बुद्धिस्ट और बुद्धा जी के बारे में, और उनकी कम्युनिटी के बारे में, जो उनकी शाक्य कम्युनिटी थी उनके बारे में इंस्क्राइब किया गया है। तो इससे हमें पता लगता है कि कपिलवस्तु जो वहाँ पे साइट है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, फर्दर एक्सकेवेशन किया गया उसमें, और आर्कियोलॉजी सर्वे ने जो 1971 से 1977 में एक्सकेवेशन किया, दो और साइट्स वहाँ पे जो रेलिक्स कास्केट्स है, दो स्टेटाइट की रेलिक कास्केट वहाँ पे मिली। और उसके बाद जो टोटल कास्केट होगी वो आपके 22 बोन रेलिक्स बन गए। ठीक है, उन्हें नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, अब ये जो डिस्कवरी है, इसके बाद तो डिस्कवरी होती गई, फिर बाद में 40 टेरिकोटा सीलिंग्स मिली, और जो अलग अलग लेवल्स पे स्पोर्ट्स पे ये मिलती गई ईस्टर्न मोनेस्ट्री में, जो कि आपकी पिपराव में। और ये कपिल वस्तु और जो आपकी एंशियंट साइट है वहाँ पे ये सब देखने को मिला एक्सकेवेशन के बाद। कहने का मतलब ये बहुत ही पुराने रेलिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब गौतम बुद्धा जी के बारे में थोड़ा जान ले। गौतम बुद्धा ने क्या कहा कि जो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम, ये 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। रॉयल फैमिली जो लुम्बिनी में थी, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। ये शाक्य क्लैन से संबंध रखते थे, और जो रूल कर रहे थे वहाँ पे कपिलवस्तु लुम्बिनी में। ठीक है, ये 29 साल की एज में इन्होंने घर को छोड़ दिया गया। ये सात्विक जीवन जीने के लिए, सब कुछ भोग विलास की लाइफ को छोड़ के आपकी आध्यात्म जीवन जीने के लिए बाहर निकल गए, जंगलों में गए। 29 साल की उम्र में इन्हें कई दिन तक ध्यान लगाने के बाद इन्हें बोधि ट्री के नीचे वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बोध गया में, बोधि ट्री बोध गया में, जो कि बिहार में है। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसको जो ये इवेंट है, इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, यानी कि टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। ये 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होगी। नहीं, 483 बीसी में इनकी मृत्यु कहाँ पे? कुशीनारा में, जो कि उत्तर प्रदेश में। इसे आपका महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाणा इवेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो है, ये माना जाता है कि 8वें अवतार थे, जो विष्णु जी के 10 अवतार हुए, 10 में से 8वें अवतार थे। ठीक है, ये हमने बुद्धा जी के बारे में जाना, लॉर्ड बुद्धा के बारे में, कि इनके कौन सी क्लेन से थे और कहाँ पे इनका जन्म हुआ, कैसे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।